डियर स्टूडेंट्स, मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए अब विलियन चैप्टर में ही आगे अगली कड़ी में मैं लेकर के आया हूं वाष्प दाब का अवनमन और आपेक्षिक अवनमन। इसी के साथ साथ मैं इसी वीडियो में राउल्ट के नियम को भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अब सबसे पहली बात ये आती है कि ये वाष्प दाब क्या होता है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी द्रव प्रत्येक ताप पर वाष्पित होता रहता है। आप अगर पानी को लो, जल आप लें, एक गिलास में आप पानी रखिएगा, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, एक गिलास में आप पानी ले करके उसके ऊपर प्लेट रख दीजिए। तो कुछ घंटों के बाद में, यानी कि अगर आप शाम को रखोगे तो सुबह आप देखोगे कि प्लेट की निचली सतह पर जो सरफेस है निचले वाली, वहाँ पानी के ड्रॉपलेट्स यानी पानी के बिंदु दिखाई देते हैं। जैसे गिलास को आप रखोगे और प्लेट उस पर रख दोगे तो बेटा उस प्लेट पर यहाँ पर ड्रॉपलेट आपको दिखाई देंगे। अब एक बात तो ये आई है, ये पानी के ड्रॉपलेट जो वाटर में से, गिलास में से उठे हैं। अब यहाँ पे एक बात तो ये आई है कि ये पानी के ड्रॉपलेट क्यों वहाँ जाके चिपके, और दूसरी बात ये आई है कि सारा का सारा पानी क्यों नहीं बाहर जाके चिपका। तो इसी बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक द्रव, चाहे वो जल हो, दूध हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर एक द्रव हर ताप पर वाष्पित होता रहता है, यानी बाहर उसके अणु निकलते रहते हैं। सपोज जी हमारी द्रव को कोई कंटेनर, कोई पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध जल भरा हुआ है जी। अब आप जानते हैं कि द्रव के अणु द्रव की सीमा के भीतर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो जब वे चक्कर लगाते रहते हैं तो निश्चित रूप से उनके बीच में आपस में टक्कर भी लगती होगी, और जब टक्कर लगती होगी तो अगर टक्कर की डायरेक्शन, उसका संयोग कुछ ऐसा हो जाए कि एक जल का अणु ये है, एक ये है, इसने इसको टक्कर लगाई, तो इस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है, जो गति है, वो और बढ़ जाएगी। इस गतिशील कण को टक्कर लगाई तो इसकी गति और भी बढ़ जाएगी। इसकी गति जब इतनी हो जाएगी कि द्रव की सीमा को छोड़कर भागने लगे, तो जैसे ये बाहर निकल जाएगा तो अब ये द्रव का अणु ना कहला के वाष्प का अणु कहलाएगा। तो ऐसे जितने भी संयोग होते हैं कि जिनमें टक्कर लगने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वो अणु द्रव की सतह को छोड़ करके, लिक्विड सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, और बाहर निकले हुए अणु को वेपर मॉलिक्यूल या वाष्प का अणु कहते हैं। तो अगर द्रव की सीमा के भीतर है तो द्रव का अणु यानी कि जल का अणु, और अगर द्रव की सीमा से बाहर है तो वाष्प का अणु या भाप का अणु। अगर जल हम बात करते हैं तो भाप का अणु बोला जाता है। अब बात करते हैं वाष्प दाब की। आपने कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया हो कि पानी की बाल्टी में एक रस्सी में पत्थर बांध के आप उसको डालो, और जैसे आप उसको खींचोगे तो कुछ दूरी तक पानी भी ऊपर उठेगा। इसका मतलब पानी और पत्थर के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन था, आकर्षण बल था। यानी पानी ये चाहता था कि ये पत्थर का टुकड़ा अंदर ही रहे। जब वो बाहर निकलने लगा तो पानी उसको पकड़ने के लिए गया कि भैया अंदर ही आ जाओ, लेकिन बाहर से बल ज़्यादा लगा हुआ था, इसलिए उसको खींच लिया गया। ऐसे ही जब ये अणु, जिसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस द्रव की सीमा के सतह के संपर्क में आएगा तो ये बाहर की तरफ बल लगाएगा, जबकि द्रव की सतह इसको अंदर की ओर धकेलेगी। लेकिन इसका बल ज़्यादा है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, इसलिए द्रव की जो सतह है उसको डिस्टर्ब कर देगा, विचलित हो जाएगी द्रव की सतह। ये यहाँ तक भी प्रयास करेगी कि द्रव का अणु, जल का अणु अंदर ही रहे, लेकिन उसकी गति ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी, और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये इसको तोड़कर बाहर निकल जाता है। तो जब ये बाहर नहीं निकला था तो उस टाइम पर द्रव की जो सतह थी या जल की सतह, उसने द्रव के अणु पर एक दाब लगाया था, बल लगाया था जी। जब ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो उस पर एक बल लगाया गया था, और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब वो अणु वाष्पित होने जा रहा था तो उस समय द्रव की सतह ने वाष्प के अणु पर या द्रव के अणु पर एक बल लगाया था, एक दाब लगाया था। लेकिन
उस अणु का दाब था ज़्यादा तो वो तोड़ करके बाहर निकल गया। तो वास्तव में जो वाष्प दाब होता है ये द्रव की सतह द्वारा डाला गया दाब नहीं होता, बल्कि वाष्प के अणु द्वारा, जो वाष्प में बदल चुका है उस अणु द्वारा जब वो बाहर निकल रहा था उस टाइम पर द्रव की सतह पर कितना दाब उसने डाला था। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि दाब तो द्रव की सतह ने डाला था, इसने तो प्रतिदाब डाला था। तो कुल मिलाकर के जैसी बुक में डेफिनेशन मिलती है कि वाष्प के अणु द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। छोटी सी परिभाषा याद हो आसानी से हो जाएगी। क्या है वाष्प दाब? वाष्प के अणु द्वारा द्रव की सतह पर डाले जाने वाले दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प का जो अणु है जब ये बाहर निकल रहा था तो उस टाइम पर इसने द्रव की सतह पर जो दाब डाला था उसी को ही वाष्प दाब कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो है आपका जल से भरा हुआ पात्र। अब हम एक पात्र और ले लेते हैं जी, उसमें हमने उतने ही जल में नमक या चीनी घोल दी। चीनी घोल दी तो बन गया हमारा शरबत, यानी कि विलयन। और ये है आपका जल, यानी कि शुद्ध विलायक। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो शुद्ध विलायक है, वाष्पन तो उसमें भी हो रहा है। हमने माना कि 1 मिनट में उसमें से मान के चले कि 100 मोलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, 100 मोलिक्यूल पर मिनट। 1 मिनट में 100 अणु बाहर निकल रहे हैं इस जल में से। इतने ही जल में हमने चीनी डाल रखी, जो शरबत बना। अब शरबत में से भी उतने ही मोलिक्यूल बाहर निकलेंगे या कम निकलेंगे? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मोलिक्यूल कम निकलेंगे। यानी 1 मिनट में लगभग 90 निकल जाओ, 80 निकल जाओ, 90 मोलिक्यूल पर मिनट निकलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ तो 100 अणुओं ने दाब लगाया 1 मिनट में, और यहाँ 1 मिनट में केवल 90 अणुओं ने दाब लगाया। तो इसका मतलब इसका दाब ज्यादा था, 100 अणुओं का दाब ज्यादा होगा, और इसका दाब 90 यानी 90 अणुओं का दाब कम होगा। बस यहीं से परिभाषा बननी शुरू हो जाती है। ये क्या है? जल, यानी शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन की तुलना में अधिक होता है। या ये कह देते हैं, विलयन कब बना? जब शुद्ध विलायक में विलेय, चीनी, नमक वगैरह, यूरिया कुछ घोला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय जैसे कि नमक, चीनी, यूरिया, ग्लूकोज आदि घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कुछ कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। फिर समझेंगे आप, अगर शुद्ध जल में, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। आप 1 गिलास पानी लीजिएगा और उसको अब 1 गिलास पानी लीजिए। अब एक दूसरे गिलास में पानी लीजिए। 1 गिलास में बिल्कुल साफ शुद्ध पानी, दूसरे गिलास में आप 4-5 चम्मच या 6 चम्मच चीनी डाल दीजिए। दोनों को किसी पात्र में, अलग अलग पात्रों में लेकर के गैस पर रख दीजिए, बशर्ते गैस के चूल्हे दोनों बिल्कुल सेम हो। आप देखोगे कि जो शुद्ध जल है, शुद्ध पानी है, वो जल्दी उबल जाएगा, जबकि शरबत कुछ देर में उबलेगा। यही रीज़न है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जब वे चाय बनाते हैं तो वे क्या करते हैं कि पहले पानी को उबाल लेते हैं, उबाल कर उसमें चाय पत्ती डालते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी में चाय पत्ती डाल के और उसको उबलने के लिए रख दिया, दूध और चीनी बाद में डालते हैं। ठीक है जी। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में लोग हैं वे सारा का सारा मामला, चीनी भी डाल दी उसमें, पानी भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया, अब उबालते हैं। तो उबालने के लिए ताप ज़्यादा चाहिएगा। जब ज़्यादा ताप चाहिएगा तो जाहिर सी बात है ऊष्मा ज़्यादा चाहिएगी, अर्थात तापमान ज़्यादा करने का मतलब है गैस की मात्रा ज़्यादा जलेगी। खैर, तो शुद्ध जल ले लिया, उतने जल में हमने चीनी, यूरिया कुछ भी घोल लो, तो शुद्ध जल का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से सदैव अधिक होता है। वाष्प दाब के शब्द को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, एक परिभाषा। अथवा जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो प्राप्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है,
वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तीसरी परिभाषा, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से सदैव कम होता है। वाष्प दाब के इस अंतर को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन यानी अवनमन का मतलब कमी, वाष्प दाब का अवनमन बराबर होगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन में विलायक का वाष्प दाब, विलयन में विलायक का वाष्प दाब। कैमरा तो आ रहा है। विलयन में विलायक का वाष्प दाब। कुछ लेखक यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब लिख देते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, वो भी ठीक ही है। क्यों? चाहे शुद्ध विलायक हो चाहे विलयन हो, दोनों में उड़ेगा कौन? जल वाष्पित होगा। चीनी नमक वगैरह ये वाष्पित नहीं होंगे। अगर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P हो और विलयन में विलायक का वाष्प दाब हो PS, तो वाष्प दाब का अवनमन बराबर P माइनस PS। वाष्प दाब का अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन में विलायक का वाष्प दाब। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P और विलयन में विलायक का वाष्प दाब PS हो तो वाष्प दाब का अवनमन बराबर P माइनस PS। यहाँ पे आप शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नोट भी मान सकते हैं, P नोट, और विलयन में विलायक का वाष्प दाब P। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नोट और विलयन में विलायक का वाष्प दाब P, तो P नोट माइनस P एज यू विश, आपकी इच्छा है। वो आपको लिखना होता है कि यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P और विलयन में विलायक का वाष्प दाब PS हो तो वाष्प दाब का अवनमन बराबर P माइनस PS। आशा करता हूं कि आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आपेक्षिक अवनमन की। छोटी सी परिभाषा है, अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। दोबारा समझ सकते हैं, वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। थोड़ा और साइंटिफिक लें तो हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और कोई सी परिभाषा ले लीजिए भैया, बस यही है कि वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो हम कह देंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। वाष्प दाब का अवनमन होता है P माइनस PS, तो P माइनस PS बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P। वैसे यही हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या? वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं, वाष्प दाब क्या है? द्रव के अणु द्वारा वाष्प के अणु द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो प्राप्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P और विलयन में विलायक का वाष्प दाब PS हो तो वाष्प दाब का अवनमन बराबर P माइनस PS। इसके बाद में आता है आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं राउल्ट का नियम।
कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, आप लोग घबराइए मत, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मोल प्रभाज तो आप जानते होंगे, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो भी बना के डाली हुई है, अगर नहीं जानते होंगे तो वीडियो में देख लीजिएगा। मोल प्रभाज होता है विलेय का मोल प्रभाज n/n+n, जहां n विलेय के मोलों की संख्या है और कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या। और बस 1877 में राउल्ट ने यही बात बताई थी कि स्थिर ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P-PS/P विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बस ये परिभाषा, छोटी सी परिभाषा है, बाप रे मत। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब अगर थोड़ा सा को डीपली या थोड़ा साइंटिफिक लेंगे तो क्या कह देंगे, सन 1877 में राउल्ट ने बताया, अरे हेड तो डालने भूल गया, राउल्ट का नियम, चलिए केवल राउल्ट नियम लिख देता हूँ, राउल्ट का ना करके जगह कम है, राउल्ट नियम या राउल्ट का नियम एक ही बात है। तो सन 1877 में राउल्ट ने किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और उस विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के संबंध को स्पष्ट करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। ये तो होगी भूमिका। अब नियम क्या था? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। थोड़ा और साइंटिफिक लोगे तो स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब क्या करते हैं कि दोनों साइड को, ये समीकरण 1 कह दीजिए, दोनों साइड को 1 में से घटा दें। 1 - P-PS/P इक्वल्स टू 1 - n/n+n। ये घटेगा तो बचेगा P-P+PS/P इक्वल्स टू n+n-n/n+n। P से तो P कैंसिल हो गया जी, n से कैंसिल हो गया n, यानी ये बचा PS/P इक्वल्स टू n/n+n। समीकरण नंबर होगी बेटा 2। अब समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो, बल्कि इस साइड में कर लो, कभी नीचे ना आवे। समीकरण 1 डिवाइडेड 2, 1 को 2 से भाग कर दें तो बेटा समीकरण 1 है ये, यानी P-PS/P और बटे समीकरण 2 है ये आपकी PS/P और इक्वल्स टू समीकरण 1 ये आ जाओ n/n+n और समीकरण 2 कैपिटल N/n+n। P से P कैंसिल मेरे बच्चों, n+n से ही, यानी समीकरण रहेगी P-PS/PS इक्वल्स टू n/N। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 व 3, 1 ये वाली जो शुरुआत में बताई गई, 2 ये वाली, व 3 को ही राउल्ट का नियम कहते हैं। सीधी सी बात है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहां भी लिख दोगे, अगर 1, 2 नंबर में आ रहा है तो 1 नंबर तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा और मान लिया 2 नंबर में आ रहा है, थोड़ा सा और आगे कर दो, 3 नंबर में आ रहा है और डिटेल दे दो। अब आप जानते हैं n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। ये वीडियो में मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और मोल प्रभाज क्या होता है, इनकी वीडियो में पहले बना करके डाल चुका हूं अपने चैनल पे। तो अगर किसी को इनमें दिक्कत हो कि मोल प्रभाज क्या है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब अगर हम जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर होती है जी, थोड़ा, अरे चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पीछे कर ले कैमरा थोड़ा, ये n नीचे करना पड़ेगा जी, 1 सेकेंड, आप परेशान मत होइएगा, यहाँ कर ले। अरे वो था, ये जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे n है दिखाने के लिए, ठीक है। चलिएगा, अब अगर इसको आगे बढ़ाएं तो आप जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर क्या होती है जी, मोलों की संख्या होती है ग्राम में मात्रा बटे अणु भार।
तो आप जानते हैं विलयन में विलेय छोटा होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या n बराबर W/m मात्रा बटे अनुभार, व कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M। ये n क्या है? विलायक के मोल। n क्या है? विलेय के मोल। विलेय छोटा होता है, इसके लिए सारे सिंबल, सारे इसके प्रतीक छोटे। विलायक बड़ा होता है यानी ज्यादा होता है विलयन में, तो इसलिए इसके सिंबल बड़े। इन वैल्यूज को n को फिर यहाँ रख लेंगे, तो p थोड़ा सा ऊपर रख लो, p माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू W/m अपॉन W/m। m ऊपर चला जाएगा, W इंटू कैपिटल M अपॉन M कैपिटल W। तो समीकरण हुई हमारी कि P माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन M कैपिटल W। समीकरण नंबर 4। इसी समीकरण की सहायता से हम विलेय का अनुभार यानी कि स्मॉल m फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? समीकरण 4 ये आगे, में ले वो सारे को साइड में ले जाओ, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू P माइनस PS अपॉन PS, या कह देंगे स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू PS अपॉन P माइनस PS। तो इस सूत्र की सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अनुभार भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 2-3 सवाल आपके इकट्ठे ही आ गए। वाष्प दाब क्या है उसकी परिभाषा बताइए, वाष्प दाब का अवनमन क्या है उसकी परिभाषा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसकी परिभाषा, राउल्ट का नियम उसकी परिभाषा। और अगर ये आ जाए कि राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय पदार्थ के या अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अनुभार की गणना कैसे करते हैं, तो यहाँ तक आपको देना पड़ेगा। अगर राउल्ट का नियम और विलेय के अनुभार का संबंध पूछा जाता है तो कम से कम 2 या 3 नंबर में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। 3 नंबर मान के चलिएगा कि इतना मटेरियल कम से कम 3 नंबर में ही आपसे पूछा जाएगा। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है, ये बात कही राउल्ट ने, से राउल्ट का नियम कहा गया। दोनों साइड को एक में से घटा दिया, कैंसिल कर दिया, तो समीकरण आ गई 2, ये भी राउल्ट का नियम है। अब समीकरण 1 को 2 से भाग कर दिया, काट के आ गया ये भी राउल्ट का नियम है। इस समीकरण में जो n और कैपिटल M है, n है, ये है मोलों की संख्या, विलेय के मोल और विलायक के मोल। मोलों की संख्या होती है ग्राम में मात्रा बटे अनुभार, तो n बराबर हो गया W/m, ये विलेय के हो गए और ये हो गया आपके विलायक के। n और कैपिटल M के मान यहाँ रख दिए, समीकरण ये बनेगी, यहाँ से ये बनेगी और m निकाल दिया, तो m आ गया आपका ये। तो इस प्रकार इससे आप सभी की गणनाएं और भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1 आध दिन का। अगले वीडियो में आपके समक्ष राउल्ट के नियम के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की न्यूमेरिकल लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।